लाइव कर दिया जी। मार्क कैसे बैठाया है जी? बिना चेक किए हुए मार्क बैठाया है। अरे बोला ये तो कैसे मार्क बैठा है? तो चेक किया हुआ नजर कहाँ आ रहा है? पेन उन चला है नहीं, ऐसे ही ये मार्क बैठाया हुआ है। कैसे चेक हुआ है? हैं? आंसर शीट बना के उसके ऊपर रख दिए। चेक करने में भी सब पूरा दिमाग लगाता है। क्लास लाइव हो गया है जी? कमेंट दीजिए, यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो आ जाइए। सोमवार है आज ना? सोमवार है। आपको शनिवार को क्लास टेस्ट हुआ था ना? शनिवार को जो क्लास टेस्ट हुआ था, उस क्लास टेस्ट की अगर बात की जाए तो क्लास टेस्ट में आपको अभी तक जितना पढ़ाए थे वहां से ही प्रश्न पूछे थे। इसमें हम आपको बताते चले, परीक्षा में प्रीलिम्स में जो सामान्य तौर पर रिजल्ट होता है 65, 66, 67 मार्क पर रिजल्ट हो जाता है, जो पैटर्न रहा है अभी तक का बिहार एसआई का। तो क्लास टेस्ट में ऐसे तो 100% पढ़ाए गए प्रश्न ही थे, और आपको 100% नहीं सही 80%, 90% निश्चित तौर पे आना चाहिए। क्लास टेस्ट में कम से कम 80% एकदम आना चाहिए, निश्चित तौर पर आना चाहिए। और क्लास टेस्ट में अगर आपको 80% नहीं आ रहा है तो बहुत ठीक नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। और अगर आपको 80% से कम आ रहा है तो आप मान करके चलिए आप पढ़ते नहीं हैं या आप कमजोर हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। और क्लास टेस्ट में अगर 80% से कम आ रहा है तो आप मान करके चलिए इतना भयंकर कंपटीशन में आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला नहीं है। ये सब बात आप मान करके चलिए, समझ गए? और ऑनलाइन वाले लोग वो तो स्वयं बताएंगे कितना आया है, कितना नहीं आया है। रिजल्ट टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, रिजल्ट टाइप हो रहा है, टेलीग्राम पे आपको डाल दिया जाएगा आज से कल में। लेकिन टेस्ट में जो टॉपर लोग हैं, सबसे पहले टेस्ट के टॉपर
की बात कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे। और ओवरऑल लड़का और लड़की में, ओवरऑल पूरे संस्थान में जितने भी लोग ऑफलाइन टेस्ट दिए हैं, ओवरऑल टॉप लड़की की है। समझ गए, लड़की टॉप की है। और जो लड़की टॉप की है ओवरऑल, पूरे लड़का लड़की सब की बात हम कर रहे हैं, यानी पूरे स्टूडेंट में जो लड़की टॉप की है, रितिका कुमारी। रितिका कुमारी, पता नहीं आई है या नहीं आई है, हमको भी नहीं पता है। और इसका डेट ऑफ बर्थ है 16/12/2001। 16/12/2001 रितिका कुमारी यही टॉप की है, टॉपर है ये क्लास की। समझ गए, लड़का लड़की दोनों में 95 मार्क है, 95 मार्क है। अब आप देखिए यहीं पर ये लड़की है 95 ला रही है, और यही में से कुछ लड़की होगी जो 12 मार्क भी लाएगी। हम आपको लिख करके दे देते, टेलीग्राम पर आएगा ना रिजल्ट, आप देख लीजिएगा। कुछ लड़की ऐसी होगी जिसको 12 मार्क भी आएगा, जिसको 30 मार्क भी आएगा, जिसको 35 मार्क भी आएगा। आप सोच करके देखिए, समझ करके देखिए, जो लोग 95 ला रहे हैं रिजल्ट उसका होगा, या जो 30 लाएगा, 12 लाएगा, 18 लाएगा, उसका रिजल्ट होगा। जो 95 ला रही है उसका रिजल्ट होगा। समझ गए? तो ठीक है, ये बात है लड़की में टॉपर। इसके बाद लड़की में और लड़का में ओवरऑल अगर देखा जाए, दूसरा स्थान पे एक लड़का है सिंटू कुमार शर्मा। सिंटू कुमार शर्मा, डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1998। 5/1/1998। सिंटू कुमार शर्मा है क्या? है, क्लास में है, इसी में है। 5/1/1998। मोबाइल नंबर है 9708056255। सिंटू कुमार शर्मा। और फिर तीसरा स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान पर एक लड़का है। तीसरा स्थान पे एक नहीं, 2 लड़का है जिसको 92 मार्क है। एक है अनिल कुमार, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 6/2/2003, 6 फरवरी 2003। अनिल कुमार, अनिल कुमार। और एक और लड़का है सचिन राय, 92 मार्क है इसको भी। इसका डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1998। 13/11/1998। 13/11/1998। कौन है जी? सचिन राय। 13/11/1998। मोबाइल नंबर 6209955031। यही है। चलिए, तो दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ओवरऑल जो टॉप 3 हैं, समझिए, ओवरऑल जो टॉप 3 हैं, टॉप 3 का आप मार्क भी जान लिए। टॉप 3 में पहला स्थान लड़की का ही है 95, दूसरा स्थान 94 और तीसरा स्थान 92। समझ गए? तो 1 2 3 से आप अवगत हो गए हैं। इसके बाद अब यहां पर लड़की में दूसरा स्थान पे जो है पुतुस कुमारी। पुतुस कुमारी 90 मार्क है। फिर एक और दूसरा स्थान पे है जिसको 90 मार्क है, वंदना कुमारी। वंदना कुमारी। फिर लड़की में जो तीसरा स्थान पर है पूनम कुमारी, 88 मार्क है। पूनम कुमारी 88 मार्क है। पूनम कुमारी 88। ज्योति प्रकाश 88, 88। ज्योति प्रकाश 88। शिल्पी सुमन 88। शिल्पी सुमन 88। श्वेता कुमारी 88। आरती कुमारी 88। आरती कुमारी 88। डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1997। ठीक है, 1 2 3 लड़की हो गई। और लड़का में 1 2 तो हम बोल ही दिए थे। तीसरा स्थान पे जो है नीलेश कुमार है, 91 मार्क है। नीलेश कुमार 91 मार्क। नीलेश 91। समझ गए? ये है। तो क्लास में जो आपको टॉप 3 है लड़का लड़की सब मिला करके, जिसका नाम हम आपको पहले लिए थे 87, प्रेरणा मिश्रा नाम है, 87 है आपको, 87 है। ठीक है, 87 है, यहां पर है आपका, समझे, 87 है।
कोई जो है कोई स्टूडेंट नहीं चेक किया है कि आपसे दुश्मनी हो, समझ गए। आपका यहाँ पर है, आप देख लीजिए, जो जो गलत है यहाँ पर टिक किया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। आप इवेल्युएट सही से नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है, समझ गए। तो ये सभी क्लास के टॉपर थे, और जो है आपको जो शुरू में 3 लड़का लड़की का नाम लिए हैं, 1 2 3, रितिका, सिंटू, सचिन राय, अनिल कुमार। रितिका, सिंटू कुमार शर्मा, सचिन राय और अनिल कुमार, ये 3 लोग, समझिए। ये 3 लोग आ जाइए, तो बाद बाकी लोग बैठ जाइए। रितिका, सिंटू कुमार शर्मा, सचिन रॉय और अनिल कुमार, 1 2 3, ये 1 2 3 हैं। आ जाइए, जल्दी आइए, पढ़ाना भी है आगे। है, सब प्रकार का नोट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चलिए इधर, चलिए इधर, चलिए इधर आइए, इधर आइए जी, इधर आइए। चलिए, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, देख लीजिए, यही सब क्लास का टॉपर है 1 2 3, समझ गए। पहला टेस्ट था, 1 2 3 को सम्मानित कर रहे हैं, फिर आगे दूसरा टेस्ट सब में सोचा जाएगा, समझे। पहला स्थान पे लड़की है ना जी, दूसरा स्थान पे एक लड़का है, सिंटू कौन है जी, आप हैं। तीसरा स्थान पे आप दोनों हैं, मिला उला करके नहीं लिखे थे। पहला स्थान, दूसरा स्थान पे आप हैं, तीसरा स्थान। चलिए, तो ये 1 2 3 है। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए सब लोग, और प्रयास कीजिए, सब लोग प्रयास कीजिए कि 1 2 3 में आने का। और अगर आप पहला टेस्ट से लेकर के अंतिम टेस्ट तक 1 2 3 में आ जाते हैं, तो आप हमको जितना पैसा दिए हैं ना, उतना आप रिटर्न ले सकते हैं, समझ गए। ये हमारा एक स्कीम है। फाउंडेशन बैच में भी जो बच्चा जितना देता है ना, उसके सिलेबस खत्म होते होते उतना टेस्ट करवा करके हम इतना दे देते हैं कि वो ले सकता है, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए, समझ गए। तो आज 1 2 3 में इसी वजह से दिए, सोचे हुए थे टॉप 3 गर्ल्स, टॉप 3 बॉयज, लेकिन देखिए यहाँ पे लड़की टॉप कर रही है, इसी वजह से 1 2 3 में ही कर दिए, काम खत्म। ज्यादा पैसा भी नहीं था पॉकेट में, समझे। तो आगे जो है 1 2 3 के बाद जो होंगे उसको संतावना पुरस्कार दे देंगे, ठीक है। तो ठीक है, निकलिए अब अपने अपने जगह पे जाइए। अच्छा, नहीं हुआ है तो अब हम क्या कर सकते हैं। अपना से मतलब रखिए, दोस्त फोस्त से मतलब मत रखिए। आप टॉप किए ना, बस हो गया, काम खत्म। ले जाइए। ओएमआर आपका संपत्ति है, आप जब चाहे तब ले सकते हैं, समझ गए। मतलब जब आपको रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद, आप अपना चेक कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। सही से रखिएगा ओएमआर, ठीक है। भुज्जा वाला को मत दे देना। चलिए, अब हो गया ऑनलाइन वालों का क्या कुछ ना है। ऑनलाइन वालों के लिए कहाँ है कुछ। टेलीग्राम पे रिजल्ट चला जाएगा, आज से कल तक में चला जाएगा, ठीक है। वो जो है ना, अथी हो रहा है, क्या कहते हैं, टाइप हो रहा है। चलिए, तो आ जाइए, अब पढ़ते हैं। हटा दीजिए, अब हटा दीजिए। देखिए, कुछ लोग जो है
कमेंट कर रहे थे, यहां पर भी हमको मैसेज भी आया अलग अलग सोशल साइट पे, एक आध गो का आंसर इरर है क्या? देखिए 1 से 50 तक हमारा क्वेश्चन है, 1 से 50 तक में आपको कोई इरर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक में कोई इरर आपको मिला है? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम, जो बोलेगा चप्पलें खोल के मारेंगे हम। 1 से 50 तक में एगो इरर है, एको गो नहीं इरर है। कौन इरर है? बताओ तो कौन इरर है? कौन इरर है 1 से 50 में? हिस्ट्री में कौन इरर है? क्या? कौन ऑप्शन इरर है? हाँ तो वो तो हम बता ही दिए थे, वो तो हम बताए थे क्लास में। ठीक है, तो 50 से आगे वाले बिट्टू सर का क्वेश्चन होता है तो उसमें हो सकता है एकाध गो इरर हो, तो हम भी कंफर्म नहीं हुए हैं। तो जो है एक बार आप हमको बता दीजिए, हम ऑनलाइन कल के क्लास में आएंगे तो हम आपको क्लियर कर देंगे कौन कौन क्वेश्चन में आपको इरर लग रहा था। ऑनलाइन वाले यहां पे कमेंट दो जी। अब देखिए ये सब ऑनलाइन वाला सब कहेगा 85, 86, 88, 98, 12, 14 सब कहेगा, ये सब देख लीजिएगा आप। कमेंट आ रहा है देखिए ना यहाँ पे 51, 63, 62, 48, 85, 40, नहीं जानता है तो 12 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, इसी वजह से हम नहीं लेते हैं इरर, समझ गए? हटाओ कमेंट हटाओ, हमको पता था एको गो नहीं इरर है, सब सही है। अब 72 गो उसको इरर नजर आ रहा है, समझ गए? एगो दूगो इरर था, हम इस बात को मान रहे हैं। अब देखिए 12 लिख रहा है, 18 लिख रहा है, 60 लिख रहा है, 40 लिख रहा है, 49 लिख रहा है, 52 लिख रहा है, मतलब तुम नहीं जानता है तो इरर ही हो गया ना। बड़े होशियार। मान लिया जाए क्लास टेस्ट था, इसमें एक आध गो हो सकता है इरर रह गया हो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो आपको क्लास में वो चीज पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? आए क्लास में पढ़ाया गया है ना, तो जो बात क्लास में पढ़ाया गया है ना उसको आप याद रखिए। जैसे इतिहास में एक मद्रास महाजन सभा वाला था, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में था 1880, 1881, 1882, 1883। जबकि आप क्या जानते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई है 1884 में, 1884 में हुई है। तो क्लास में जो पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप याद रख लीजिए, बस हो गया। इसमें बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? तो फालतू का बखेड़ा खड़ा मत कीजिए। एक आध गो क्वेश्चन में इरर था, वो टाइपिंग मिस्टेक है। इतिहास में जो एगो इरर था हम अभी बता ही दिए हैं। ऑफलाइन वालों को तो उसी रोज हम आपको बता दिए थे, ऑनलाइन वालों को ये प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। साइंस में जो क्वेश्चन टेस्ट में इरर रहा होगा 1 या 2 है, हमारे ख्याल से 1 या 2 है, 1 या 2 है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। क्या शुरू किए थे? आपको लगता है शुरू किए थे 1934 से 1940 के बीच की घटनाएं। उन्नीस से 1940 के बीच की घटनाएं। आइए अब कंसंट्रेट होइए बोर्ड पे, अब इधर उधर करना बंद कीजिए, आइए बोर्ड पे। 1934 से 1940 के बीच की घटनाएं। इस अवधि के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है? इस अवधि के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, उसी को हमें पढ़ने हैं। देखिए ईसवी वाइज इसको हम लोग पढ़ते हैं। इस अवधि के दौरान घटित होने वाली जो एक महत्वपूर्ण घटना है वह यह है कि इस अवधि के दौरान 1934 ईस्वी में
समाजवादी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ। और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी था जिसका गठन 1934 ईस्वी में हुआ, उसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, इन सभी लोगों ने मिलकर 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी था, मूलतः समाजवाद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में मुंबई में हुआ था। 1934 में मुंबई में हुआ था। लेकिन बिहार में समाजवादी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने को लेकर बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। अब देखिए, कांग्रेस के भीतर जब समाजवादी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो कांग्रेस के जो अन्य राष्ट्रवादी नेता थे उन्हें लगने लगा कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता तटस्थ हो जाए और समाजवादियों का प्रभाव कांग्रेस पर ज्यादा पड़ जाए। एक उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब एक उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई तो उस उहापोह की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने 1936 ईस्वी में एक थीसिस जारी किया, जिसे मेरठ थीसिस 1936 कहा गया। और मेरठ थीसिस 1936 में यह स्पष्ट किया गया कि अगर देश में समाजवाद का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए राष्ट्रवाद एक सीढ़ी के तौर पर काम करेगा। बिना राष्ट्रवाद के समाजवाद की ओर देश अग्रसर नहीं हो सकता है। मतलब अगर देश में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है तो उसमें राष्ट्रवादी नेताओं का सहयोग भी लेना एकदम से आवश्यक है। और राष्ट्रवादी नेता एक सीढ़ी के तौर पर काम करने का काम करेगा। मतलब क्या बोले हैं आप, समझे हैं? नहीं समझे, हमको पता है नहीं समझे। देखिए, दो तीन बात हम आपको यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो पहली बात, देश में यानी भारत में समाजवाद के प्रचार प्रसार हेतु कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में। ये बात तो आप जानते हैं, बोलिए ना, हाँ या ना? ये बात आप जानते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1934 में। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अखिल भारतीय स्तर पर अधिवेशन 1934 में मुंबई में हुआ। 1934 में मुंबई में हुआ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सम्मेलन 1934 में कहां हुआ? कहां हुआ? मुंबई में। दूसरी बात यह हुई। फिर तीसरी बात यह है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया? तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी जैसे समाजवादी नेताओं ने मिलकर किया। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? यह बात क्लियर है? अब अगली बात,
कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया और प्रथम महासचिव या प्रथम संयोजक जयप्रकाश नारायण। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव या प्रथम संयोजक जयप्रकाश नारायण। महासचिव और संयोजक दोनों जयप्रकाश नारायण को ही बनाया गया था। तो प्रथम संयोजक या महासचिव किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? जयप्रकाश नारायण। अब ठीक है, वही बिहार में एक बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी और बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना भी 1934 में ही हुई और उसकी प्रथम बैठक हुई थी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। उसकी प्रथम बैठक हुई थी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। यहां तक बात क्लियर है? तो अब देखिए, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कांग्रेस के भीतर ही ना हुआ था जी, हाँ या ना? है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कांग्रेस के भीतर ही ना हुआ था? कांग्रेस के भीतर हुआ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जब कांग्रेस के भीतर हुई तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी नया नया संगठन था और नया नया संगठन का थोड़ा महत्व ज्यादा होता। जैसे परिवार में अगर नई नवेली दुल्हन आती है तो उसका महीना 2 महीना तक कितना महत्व होता है? बहुत महत्व होता है। लेकिन जैसे ही वो पुरानी हो जाती है फिर उसका महत्व कम हो जाता है। धीरे धीरे 6 महीना, साल भर, 2 साल होते होते जो है महत्व कम हो जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? एकदम से होता है। या फिर जैसे कुछ भी नया होता है, जैसे हम लोग मोबाइले नया लिए तो कितना 1 सप्ताह तक कितना उत्सुकता बना रहता है, फिर धीरे धीरे उसके प्रति इंटरेस्ट कम हो जाता है। जैसे नया नया बैच शुरू हुआ 1 मार्च 2024, हाँ नया नया बैच शुरू हुआ, कितनी उत्सुकता पढ़ने को लेकर होती है। यही बैच जाने दीजिए ना, अगस्त सितंबर जाने न दीजिए, तब देखिएगा आप, समझ गए? तो नया नया कुछ भी होता है तो उसमें बड़ी उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पुराना होते जाता है वैसे वैसे सब चीज धीरे धीरे खत्म होते जाता है। तो जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो कांग्रेस से जुड़े जो राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों का टेंशन बढ़ गया। जैसे मान लिया जाए कि घर में 2 बहू है, एगो नई है एगो पुरानी है। नई बहू को ज्यादा तरजीह दिया जाता है तो पुरानी वाली को थोड़ा सा जलन होता है। उसको लगता है हम भी तो जो है दुल्हन ही है, भले हमको 6 महीना हो गया है, साल भर हो गया है, इसको 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है। अंदर से ज्वेलेसी का भाव उत्पन्न होता है, नहीं होता है जी? अरे बताइए, होता है कि नहीं होता है? हाँ, शादीशुदा तो आप आइए हैं, दोनों तो बगले में बैठल है। होता है ना जी? एकदम होता है, निश्चित तौर पर होता है, समझे? तो अब समाजवादी विचारधारा ज्यादा प्रभावी हो रहा था कांग्रेस पर। जाइए ना, कहां जाना है, क्या काम है? हैं? ठीक है जी। तो अब आप समझिएगा, तो समाजवादी विचारधारा जो है, अरे थोड़ा निकल ना जाइए आप लोग, निकलने में क्या होता है, हे भगवान। हाँ तो जाइए ना, आप भी जाइए ना, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस से जुड़े जो पहले के राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता थे, वे लोग थोड़ा परेशानी में आ गए। कांग्रेस से जुड़े पहले से जो राष्ट्रवादी लोग थे वे थोड़ा परेशानी में आ गए, क्योंकि समाजवाद की विचारधारा ज्यादा प्रभावी हो रहा था कांग्रेस पर। समाजवाद की विचारधारा कांग्रेस पर ज्यादा प्रभावी हो रहा था। इसी वजह से कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे वो थोड़ा परेशान रहने लगे।
तो एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो मतभेद की स्थिति कांग्रेस के भीतर उत्पन्न ना हो, इसको लेकर कांग्रेस के समाजवादी नेताओं ने 1936 में, कांग्रेस के समाजवादी नेताओं ने 1936 में एक थीसिस जारी किया जिसे मेरठ थीसिस कहा गया। और मेरठ थीसिस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें यह स्पष्ट किया गया कि समाजवाद को स्थापित करने के लिए, देश में समाजवाद को स्थापित करने के लिए राष्ट्रवाद एक अहम तत्व है। बिना राष्ट्रवाद के देश में समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। मतलब राष्ट्रवादी नेताओं को दिलासा दिया जा रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का महत्व कम हो जाएगा, आप लोगों का महत्व कम नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का जो महत्व है, आप लोगों के सहयोग से ही भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना की जाएगी, आप लोगों की मदद से ही भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना की जाएगी। कुछ समझे? अब भी नहीं समझे? अब समझे जी? कोई दिक्कत है? ऐसे भी नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत ना है। काहे कि जो मेरठ थीसिस है उस सबसे कभी नहीं प्रश्न पूछा गया है। आप किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, जो समाजवादी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से प्रश्न पूछा गया है, यह पूछा हुआ आपको मिल जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है, किसने किया है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम महासचिव कौन है, प्रथम सम्मेलन कहां हुआ है, बिहार में प्रथम सम्मेलन कहां हुआ है। इसी प्रकार के प्रश्न विशेष तौर पर आपसे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आज तक के इतिहास में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से यही पूछा गया है। और ये सब तो फैक्ट है, ये सब फैक्ट तो बता दिए हैं, ये सब याद हुआ। क्लियर है ना ये बात? इसके बाद वर्ष 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था। आप याद कीजिए, 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके बाद वर्ष 1934 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1934 में बिहार में भूकंप आया था, भूकंप आया था। और देखिए, आज तक के इतिहास में बिहार में सबसे भयंकर भूकंप वर्ष 1934 में ही आया है। आज तक के इतिहास में अगर बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार में जो सबसे भयंकर भूकंप है, बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आया है वर्ष 1934 में। वर्ष 1934 में बिहार में जो सबसे विनाशकारी भूकंप आया था, उस भूकंप में काफी तबाह हुआ था बिहार। बिहार जो है काफी तबाह हो गया था, बिहार काफी तबाह हो गया था। और भूकंप के बाद बहुत सारे ब्रिटिश बिहार की यात्रा पर आए। उन ब्रिटिशों में ही एक ब्रिटिश था, उसका नाम था डब्ल्यू.जी. ऑर्चर। एक ब्रिटिश था, उसका नाम था डब्ल्यू.जी. ऑर्चर। डब्ल्यू.जी. ऑर्चर वो भी बिहार की यात्रा पर आया था। और जब डब्ल्यू.जी. ऑर्चर बिहार की यात्रा पर आया था तो वे मिथिलांचल की यात्रा किया था। मिथिलांचल, मिथिलांचल मतलब उत्तरी बिहार मान न लीजिए, उत्तरी बिहार मतलब मधुबनी, दरभंगा सबकी यात्रा किया था डब्ल्यू.जी. ऑर्चर। डब्ल्यू.जी. ऑर्चर जब मिथिलांचल की यात्रा किया तो भूकंप के कारण जो घर गिर गया था, जो घर तबाह हो गया था, जो घर बर्बाद हो गया था, उस घर के दीवार पर, उस घर के दीवार पर डब्ल्यू.जी. ऑर्चर ने अनेकों प्रकार का चित्र देखा। डब्ल्यू.जी. ऑर्चर ने घर के दीवार पर अनेकों प्रकार का चित्र देखा। मतलब एकदम बेहतरीन चित्र सब बना हुआ था दीवार पर। तो उस चित्र के विषय में डब्ल्यू.जी. ऑर्चर पता करने लगे। और फिर इसके बाद ही मधुबनी पेंटिंग,
मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है इसके बाद ही प्रकाश में आया। 1934 में न बिहार में भूकंप आता, न डब्ल्यू.जी. ऑर्चर बिहार की यात्रा पर आते और न ही मधुबनी पेंटिंग चर्चा में आता। तो भूकंप के बाद ही डब्ल्यू.जी. ऑर्चर के बिहार यात्रा पर आने के बाद मधुबनी पेंटिंग जो है आपको चर्चा में आया। इसके बाद कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता भूकंप आने के बाद बिहार की यात्रा किए। उसमें महात्मा गांधी भी बिहार की यात्रा किए थे। महात्मा गांधी भूकंप आने के बाद जब बिहार की यात्रा किए थे तो सर्वप्रथम वे पहुंचे थे दानापुर। ट्रेन के जरिए बिहार आए थे, दानापुर पहुंचे थे और दानापुर स्टेशन पर उनका स्वागत राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। और फिर गांधी जी बिहार की यात्रा किए। उस बिहार यात्रा के क्रम में गांधी जी मुंगेर पहुंचे। मुंगेर गंगा नदी के तट पर है। मुंगेर की अगर आप बात करेंगे, मुंगेर गंगा नदी के तट पर है। गंगा नदी के तट पर स्थित मुंगेर भी पहुंचे। और जब गांधी जी मुंगेर पहुंचे तो मुंगेर में एक गांव था घोरघट गांव। मुंगेर में एक गांव था, उस गांव का नाम था घोरघट गांव। घोरघट गांव, मुंगेर का जो घोरघट गांव था यह आपको बांस की लाठी के लिए प्रसिद्ध था। बांस की लाठी के लिए मुंगेर का घोरघट गांव प्रसिद्ध था। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय लाठी बनाना था। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय लाठी बनाना था और यहां के लोग लाठी बना करके वो लाठी ब्रिटिशों को बेचता था। और ब्रिटिश पुलिस के पास जो बेहतरीन लाठियां हुआ करती थी वो मुंगेर के घोरघट गांव का ही लाठी हुआ करता था। बहुत मजबूत लाठी हुआ करता था। गांधी जी जब घोरघट गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने गांधी जी को कहा कि इस गांव का लाठी बड़ी प्रसिद्ध है, हम ग्रामीण आपको एक लाठी उपहार के तौर पर देना चाहते हैं। गांधी जी को लाठी उपहार के तौर पर देने का काम किया गया, लेकिन गांधी जी लाठी लेने से इनकार कर दिए। और गांधी जी उस गांव के लोगों को यह कहे कि यह लाठी हम तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप ग्रामीण हमसे यह वादा करेंगे कि आज के बाद ब्रिटिशों के हाथ आप लाठी नहीं बेचिएगा, क्योंकि इसी लाठी से ब्रिटिश प्रशासन भारत के आंदोलनकारियों को मारता है। तो आप ग्रामीण वासी यह हमसे वादा कीजिए कि अब आप ब्रिटिशों के हाथ यह लाठी नहीं बेचेंगे, तब हम उपहार स्वरूप आपके लाठी को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम आपके लाठी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर गांव के लोग कहे कि ठीक है, अब हम अंग्रेजों को लाठी नहीं देंगे। और गांव के लोग जब गांधी जी से वादा कर लिए, तत्पश्चात गांधी जी उस लाठी को स्वीकार किए और वह लाठी गांधी जी के शहीदी तक 30 जनवरी 1948 ईस्वी तक वो लाठी गांधी जी के हमेशा साथ रहा। और आप देखे होंगे गांधी जी जो है जब एक अवस्था में आ गए थे तो लाठी ले करके चलते थे। वो मुंगेर के घोरघट गांव का ही लाठी था और वह लाठी बांस का बना होता था। बांस का, समझ गए, बांस का बना होता था वह लाठी, समझ गए। इसके बाद ये सब घटना तो 1934 में हुई है। 1934 के बाद अगला ईस्वी है 1935। देखिए वर्ष 1935 की अगर हम लोग बात करें, वर्ष 1935 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। दूसरी तरफ वर्ष 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था और वर्ष 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया था वह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन आयोग का जो रिपोर्ट वर्ष 1930 में आया, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए और उन 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही
1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ। और 1935 का जब भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और जब भारत में इस अधिनियम को लागू करने की बात की गई, 1935 के भारत शासन अधिनियम को जब भारत में लागू करने की बात की गई, तो इस अधिनियम का विरोध कांग्रेस ने भी किया, इस अधिनियम का विरोध मुस्लिम लीग ने भी किया। कांग्रेस के सबसे प्रमुख सदस्यों में से एक जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का एक और अधिकार पत्र कहा, गुलामी का एक और अधिकार पत्र कहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर यह भी कहा कि यह अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित है। मतलब कोई एक ऐसा गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है, कोई, आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा सुनिए, इसको गौर से सुनिएगा। कोई ऐसा गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है। अगर गाड़ी में इंजन ही नहीं है, गाड़ी चल पाएगा? है? गाड़ी नहीं ना चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, गाड़ी नहीं चल पाएगा। और जब गाड़ी चल ही नहीं पाएगा तो उस गाड़ी में ब्रेक का क्या महत्व? देखिए, ब्रेक का महत्व उस गाड़ी में होता है जो गाड़ी चल रहा होता है। जब गाड़ी चल रहा होता है तो उस गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। जब गाड़ी चल ही नहीं पा रहा है और उसमें ब्रेक है, तो फिर उस ब्रेक का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं और आप क्लास टेस्ट में भी 80% मार्क नहीं ला रहे हैं, तो आपका कोई महत्व है? आपका कोई महत्व नहीं है। समझिएगा, आपका कोई महत्व नहीं है। समझे बात को? आपका कोई महत्व नहीं है। महत्व उसका होता है जो 80% से ज्यादा मार्क लाता है। 80% से कम मार्क लाने वालों का कोई महत्व थोड़े है। 100 में 100 पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाया हुआ चीज दे रहे हैं, तब जो है आप लोग 12, 14, 30, 45 मार्क ला रहे हैं। चेक हुआ है, हमको पता चला है, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्थिति सिर्फ लड़की का है, लड़का का भी स्थिति है। समझ गए? और चाहत रखते हैं एकदम एक के बार में बन जाए, समझ गए, कलेक्टर। तो पंडित नेहरू 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि यह अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित है। साथ ही साथ पंडित नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का एक और अधिकार पत्र कहा। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ है। फिर आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा यह अधिनियम तो द्वैध शासन से भी बुरा है, यह अधिनियम तो द्वैध शासन से भी बुरा है, मतलब 1919 के अधिनियम से भी बुरा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का कहना था कि यह अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम से भी बुरा है, यह अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम से भी बुरा है, क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया जाएगा। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कह रहे हैं कि यह अधिनियम तो द्वैध शासन से भी बुरा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर यह कह रहे हैं कि यह द्वैध शासन से भी बुरा है। अर्थात वे यह कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ है उससे भी खत्म है, उससे भी जो है गया गुजरा है यह अधिनियम। दो अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर की गई, लेकिन 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान थे, कौन कौन सी बातें थी
जब आप भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहां पर 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता से हम आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन यहां पर आप इस बात को जानिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। हाँ, क्या 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रांत यानी राज्य, राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे। जैसे हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कुछ दिन पहले हुए थे, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए थे ना जी। और अभी कौन चीज का चुनाव हो रहा है? अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और इससे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो लोकसभा का चुनाव अलग होता है, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार यह कहा गया कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही 1937 ईस्वी में पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए। प्रांतों में विधानसभा के चुनाव पहली बार वर्ष 1937 में हुए, वर्ष 1937 में हुए। प्रांतों में विधानसभा के चुनाव पहली बार वर्ष 1937 में हुए। 1937 में प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए। यहां पर हम आपको रोकना चाह रहे हैं। और उससे पहले वर्ष 1936, वर्ष 1936 के विषय में आप थोड़ा सा जानिए। वर्ष 1936 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और वर्ष 1936 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, इस लखनऊ में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान ही लखनऊ में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर एक किसान संगठन की स्थापना हुई। और अखिल भारतीय स्तर पर जो किसान संगठन की स्थापना हुई, उस किसान संगठन का नाम था अखिल भारतीय किसान संगठन। अखिल भारतीय किसान संगठन। अखिल भारतीय स्तर मतलब राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर मतलब देश स्तर पर। अखिल भारतीय स्तर मतलब राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर मतलब देश स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही अखिल भारतीय किसान संगठन का प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया। वही अखिल भारतीय किसान संगठन का प्रथम महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। एनजी रंगा को बनाया गया। और यह किसान संगठन आगे आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला था। 1937 के चुनाव में, 1937 के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला था किसान संगठन। क्योंकि 1937 के चुनाव में बड़े बड़े जमींदार को मत देने का अधिकार प्राप्त था। बड़े बड़े जमींदार मत देने वाले थे। तो बड़े बड़े जमींदारों को अपने पक्ष में करने का काम कांग्रेस ने अखिल भारतीय किसान संगठन के जरिए किया। कांग्रेस ने अखिल भारतीय किसान संगठन के जरिए बड़े बड़े जमींदारों को अपने पक्ष में करने का काम किया। और कांग्रेस ने भारत के किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए। जैसे जानते हैं, एक चीज हम देखे हैं, हम महसूस किए हैं, जो इंसान सपना बेच सकता है ना, सपना, जो इंसान सपना बेच सकता है, मतलब उसमें कैपेसिटी है कि वो सपना बेच सकता है, वो कभी भूखा नहीं मर सकता है। जो इंसान सपना बेच सकता है वो कभी भूखा नहीं मर सकता है। जैसे नेता क्या करता है? सपना बेचता है। तो नेता कभी भूखा मर सकता? कभी नहीं।
एक बार कोई नेता बन गया, एमपी एमएलए बन गया, सपना बेच करके ही बनता है। जितना सपना दिखाता है उतना पूरा थोड़े हो पाता है। और कहा जाता है कि लोग नेता क्यों बनना चाहता है, लोग एमपी एमएलए क्यों बनना चाहता है कि एक बार बने, इतना हौसत ले कि 3 4 5 6 7 पीढ़ी तक खाए, समझे। तो एक बात और आप जानिए, हम आपको ये बात बतलाना चाह रहे हैं कि देखिए, कभी भी दिखावा के चक्कर में मत पड़िएगा, और कभी भी जीवन में तो कभी ना कभी डिसीजन लेना ही पड़ेगा किसी भी चीज को लेकर के। और स्पेशली लड़की लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, लड़की को बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है अपना डिसीजन तो स्वयं लेते नहीं है शादी विवाह को लेकर के। आपका डिसीजन तो सामान्य तौर पर आपके गार्जियन लेते हैं। अब तो लड़की सब भी अपना डिसीजन लेना शुरू कर दी है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, कभी भी, लड़का को भी बताना चाह रहे हैं, कभी भी अगर जीवन में डिसीजन शादी करने को लेना हो, शादी होना है, उसको लेकर के डिसीजन लेना है, तो आप लोग ये देखिए, स्पेशली ये बात लड़की को बोल रहे हैं, आप लोग ये देखिए कि लड़का काबिल है या नहीं। लड़का के धन संपत्ति पे मत जाइएगा, लड़का के धन संपत्ति पे नहीं जाना है। ये नहीं कि हां लड़का को 20 बीघा जमीन है, लड़का की मां मास्टरनी है, बाप मास्टर है, और लड़का रोड पे लफुआबाजी कर रहा है। मां बाप क्या देखता है, सामने वाला का धन संपत्ति देखता है, ये एकदम गलत है। देखिए, कितनों संपत्ति अर्ज दीजिए, अगर लड़का काबिल नहीं है, संपत्ति बेच करके वो रोड पे आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा। हम अपने फैमिली का बात बता रहे हैं कि हमारे फैमिली में हुआ था ये चीज, उसी आधार पे हम बता रहे हैं। और हमारी अपनी चचेरी बहन के साथ हुआ है, मतलब हमारे बड़े पा जो है ये देख करके शादी किए कि लड़का का बाप जो है मास्टर, हाँ मास्टर था, लड़का का बाप मास्टर था, और धन संपत्ति यानी किसी रेलवे स्टेशन के बगल में बहुत जमीन था। और वो लड़का का भी क्या बताएं हम आपको, कुत्ता वाला हाल है, समझ गए। एक नंबर का दारूबाज है, सब बेच बिकन के दारू पी रहा है। तो उसी आधार पर हम आपको ये बात बता रहे हैं, और ये बात स्पेशली हम लड़की को बता रहे हैं। देख लीजिए, लड़का के बारे में पता कर लीजिए, भले धन संपत्ति ना हो, अगर लड़का कर्मठ है, लड़का काबिल है, एकदम आंख बंद करके शादी कर लीजिए। लेकिन अगर लड़का दारूबाज है, धन संपत्ति बहुत है, नालायक है, निकम्मा है, रोड पे घूम रहा है, कितनों संपत्ति हो, अरबपति हो, मत कीजिए शादी। वो अरबपति कब खाकपति हो जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा, समझ गए। तो हमारे परिवार में भी लोग यही सोच रहा था, इतना जमीन है कितना बेच के पिएगा, इतना बेच के पिया है कि रोड पे आ गया है, समझे। अभी 10,000 15,000 के लिए बोकते रहता है, हम आपको बता रहे हैं, समझे। तो ठीक है, जो है सो है। लड़का ये देख के शादी कीजिएगा कि लड़की आपके मां बाप का इज्जत करती है या नहीं करती है। और एक समय आने पर, सुनिए पूरा सुनिए, पूरा नहीं बोले हैं, एक समय आने पर वो आपको आपके मां बाप से बागवान सिनेमा वाला हाल तो नहीं कर देगी, मतलब समझे, मतलब मां बाप से ऐसा संबंध ना बना दे कि मां बाप से बिछड़ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही सब चीज देख करके आप लोग अपना शादी ब्याह कीजिएगा। शादी ब्याह जब लोग करने लगता है ना, तो क्या देखता है पता है, लड़का क्या देखता है, लड़का का फैमिली क्या देखता है, पैसा देखता है, पैसा कितना तिलक आ रहा है वो देखता है,
ये सब नैतिकता सब भूल जाता है, समझे। ऐसा थोड़े है कि हम मंगल ग्रह पर रहते हैं, हम भी तो इसी पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, समझ गए। और लड़की लोग भी जब शादी विवाह होने लगता है देखता है कितना धन संपत्ति लेकर कहां जाइएगा आप, समझ गए। लोग काबिल होना चाहिए, आपका हस्बैंड काबिल होना चाहिए, सामने वाला काबिल होना चाहिए, बहुत धन संपत्ति कमा के दे देगा, समझे। जो देखना चाहिए वो देखता नहीं है, जो नहीं देखना चाहिए वो खूब देखता है। तो चलिए आगे आइए, है आगे आइए। अब आप देखिएगा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन उससे पहले 1936 में अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना हुई और उस किसान संगठन के जरिए कांग्रेस देश के किसानों को अपने पक्ष में करने का काम किया। और फिर जब 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए तो उस चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली, कांग्रेस को बहुत बेहतरीन सफलता मिली, बहुत शानदार सफलता मिली कांग्रेस को बहुत शानदार सफलता मिली। और जैसे आज की अगर हम लोग बात करें तो आज के समय की अगर हम लोग बात करें तो आज के समय देश में 28 प्रांत है। उसी प्रकार से 1937 ईस्वी के समय देश में 11 प्रांत हुआ करता था। 11 प्रांत, कितना प्रांत? 11 प्रांत हुआ करता था। देश में प्रांतों की संख्या कितना? 11 प्रांत हुआ करता था। और 11 प्रांत हुआ करता था। 11 के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। 11 के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। सबसे पहले आप जान लीजिए उस समय 11 प्रांत कौन हुआ करता था। तो उस समय जो 11 प्रांत हुआ करता था उसमें एक प्रांत था पंजाब, एक प्रांत था सिंध, एक प्रांत था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, एक प्रांत था संयुक्त प्रांत, एक प्रांत था मध्य प्रांत, एक था आपको मुंबई, एक था मद्रास, ओडिशा, बिहार, बंगाल, असम। समझे? ये 11 प्रांत थे उस समय। 1937 के समय के भारत की अगर हम लोग बात करें तो 1937 के समय के भारत में ये 11 प्रांत थे। और 1937 के समय के भारत में जो ये 11 प्रांत थे, पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मुंबई, मद्रास, ओडिशा, बिहार, बंगाल और असम। और जब चुनाव हुआ, कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य अनेकों राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया, अर्थात इस चुनाव में भाग लिया। अनेकों राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव में भाग लिया। मुस्लिम लीग को एकदम सफलता नहीं मिली। मुस्लिम लीग औंधे मुंह गिरा, क्योंकि 11 में से किसी भी प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी। 11 में से किसी भी प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी। मतलब इस चुनाव में मुस्लिम लीग को असफलता हाथ लगी। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को असफलता हाथ लगी। वही कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस को इस चुनाव में सफलता हाथ लगी, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। 11 प्रांत में से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और 11 प्रांत में से जो 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, वो 5 प्रांत संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास,
ओडिशा, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, ओडिशा और बिहार, ये 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और जब ये 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तो फिर कांग्रेस इन 5 प्रांतों में सरकार का गठन किया। इसके अलावे 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जो 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, एक आपको मुंबई था, दूसरा आपको असम था और तीसरा आपको उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था। तीसरा आपको उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, मुंबई और असम। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, मुंबई और असम, ये 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर इन 3 प्रांतों में कांग्रेस उभरी थी, जिस वजह से इन 3 प्रांतों में भी सरकार का गठन कांग्रेस ने ही किया। जिस वजह से इन 3 प्रांतों में भी सरकार का गठन आपको कांग्रेस ने ही किया। सरकार का गठन कांग्रेस ने ही किया। सिर्फ 3 प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन नहीं कर पाया था। वो 3 प्रांत था पंजाब, सिंध और बंगाल। पंजाब, सिंध और बंगाल, ये 3 प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन नहीं कर पाया था। और पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में। और सिंध में मिली जुली सरकार थी। सिंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, सिंध में मिली जुली सरकार थी। और वहीं अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो यहां पर कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। तो आप देखिए, कहीं भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी है हो? हाय, नहीं बनी है। कहीं भी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी है। मतलब मुस्लिम लीग को इस चुनाव में सफलता हासिल नहीं हुई। इस चुनाव में सफलता हासिल हुई कांग्रेस को। और जब प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। जैसे अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री नियुक्त हुए ना जी, मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। उसी प्रकार से जब 11 प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। और उस समय प्रांतों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उस समय प्रांतों के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहा जाता था। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान बने, लेकिन मोहम्मद यूनुस खान बहुत कम दिन तक रहे। इसके बाद बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने। वही उत्तर प्रदेश अर्थात संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री बने आपको गोविंद बल्लभ पंत। फिर मद्रास के जो है आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। फिर जो है आपको मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो बीजी खड़े बने। तो अलग अलग प्रांतों के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो है आपको अलग अलग व्यक्ति को बनाया गया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेते हुए अलग अलग प्रांतों का मुख्यमंत्री जो है अलग अलग लोगों को बनाने का काम किया। वही बंगाल में जो कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी और पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, उस सरकार के अंतर्गत पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था सिकंदर हयात खां को। सिकंदर हयात खां को बनाया गया था। और बंगाल का प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया गया था फजलुल हक को। फजलुल हक को। एक बार फिर से इस बात को हम बता रहे हैं। देखिए, 1937 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान था कि 1937 में प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए। उस समय प्रांतों की संख्या 11 थी। 11 में से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 5 + 3 8 प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन किया। 3 प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन नहीं कर पाया। जो 3 प्रांत था सिंध, बंगाल और पंजाब। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और उस समय मुख्यमंत्री को कहा जाता था प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार सरकार का गठन हुआ। 11 प्रांत में मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। मुस्लिम लीग को जब सफलता नहीं मिली ना, तो मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली तो मुस्लिम लीग यह चाह रहा था कि कांग्रेस संयुक्त प्रांत में यानी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग को कांग्रेस में शामिल कर ले।
मुस्लिम लीग यह चाह रहा था कि कांग्रेस संयुक्त प्रांत में सरकार में शामिल कर ले मुस्लिम लीग को, लेकिन संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त था, जिस वजह से कांग्रेस मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करने से मना कर दिया। इसी घटना पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी रचना इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि मुसलमान मूर्ख था जो उन्होंने हिंदुओं से सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख निकला कि सुरक्षा देने से मना कर दिया। यहां पर कांग्रेस के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग शब्द का मुसलमान शब्द का प्रयोग मुस्लिम लीग के लिए किया गया था, मुस्लिम लीग के लिए किया गया था। और एक बात आप जानिए, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम लीग का कोई बहुत ज्यादा जनाधार भारतवर्ष में नहीं है, मुस्लिम लीग का कोई बहुत बड़ा जनाधार भारत में नहीं है। यह बात जो है आपको स्पष्ट हो गया 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में। इसके बाद मुस्लिम लीग को जब चुनाव में असफलता हाथ लगी तो मुस्लिम लीग अब कांग्रेस की नीतियों का पुरजोर तरीका से विरोध करना शुरू कर दिया, कांग्रेस की नीतियों का पुरजोर तरीका से विरोध करना शुरू कर दिया। और जब कांग्रेस सत्ता में आई और फिर कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जनता से जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने का प्रयास कांग्रेस करने में जुट गए, लेकिन कांग्रेस के हाथ में शक्तियां तो थी लेकिन वास्तविक शक्तियां कांग्रेस के हाथ में नहीं थी, वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। कांग्रेस के हाथ में प्रतीकात्मक शक्ति थी, तो कांग्रेस से जितना बना, जितना जुटा, उतना कांग्रेस जो है आपको किया। और फिर आपको 1939 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, और जब 1939 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो बिना कांग्रेस के सलाह मशवरा के, बिना कांग्रेस के सलाह मशवरा के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन के तरफ से धकेल दिया गया। बिना कांग्रेस के सलाह मशवरा के 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो बिना कांग्रेस के सलाह मशवरा के जो है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तरफ से धकेल दिया गया, जिस बात से कांग्रेस सहमत नहीं थे। और महात्मा गांधी का मानना था कि अगर भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है तो भारत एक प्रकार से हिंसा का साथ देता है, भारत एक प्रकार से हिंसा का साथ देता है। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत की आजादी के लिए जो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही थी उसके दो महत्वपूर्ण तत्व थे, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। तो देखिए गांधी जी क्या तर्क दे रहे थे, गांधी जी ये तर्क दे रहे थे कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि इस युद्ध में हिंसा होने जा रही है और हम अहिंसा के पुजारी हैं। वही कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे, और अगर हम साथ देंगे भी तो इस शर्त पर साथ देंगे अगर ब्रिटेन की सरकार यह घोषणा करती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद भारत को आजाद कर देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अगर भारत को आजाद करने का आश्वासन ब्रिटेन की सरकार देता है तब जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन का साथ देंगे, नहीं तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे। कांग्रेस लगभग 28 माह तक शासन किया। 28 माह तक शासन करने के बाद मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, और जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया तो इसे मुस्लिम लीग ने खुशी के तौर पर मनाया, इसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया, धन्यवाद दिवस के तौर पर मनाया। और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था, जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया। अब देखिएगा कांग्रेस एकदम हाथ खड़ा कर दिया। कांग्रेस कहा ना, हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देने जा रहे हैं, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देगा। तो भारतीयों का साथ पाने के लिए उस समय के वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने अगस्त 1940 में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव
कि अगर हम लोग बात करें तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने नकार दिया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस इसलिए नकार दिया, कांग्रेस का यह डिमांड था कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर के कोई बात नहीं की गई थी, जिस वजह से अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने नकार दिया। और फिर मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को नकार दिया। मुस्लिम लीग अगस्त प्रस्ताव को इसलिए नकार दिया क्योंकि उसमें भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं थी, जिस वजह से अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी नकार दिया। अर्थात अगस्त प्रस्ताव जो है आपको नकार दिए गए। और फिर कांग्रेस एकदम इस बात पर अडिग रहे कि नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में हम आपको साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जब कांग्रेस और भारत के सभी लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम लोगों को परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला, हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट मिला। तो प्रतिक्रियात्मक चीजें प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने के बाद हम भारतवासियों को मिला है, तो अब हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ क्यों देंगे, और देना भी नहीं चाहिए था। अंग्रेजों का साथ द्वितीय विश्व युद्ध में देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हम भारतीयों ने साथ दिया। और आप सब लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए, हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। तो जब हमें परिणाम ऐसा मिल रहा है तो हम साथ किस आधार पर दे, साथ देने का कोई उचित ही नहीं बनता है। समझ गए? तो ये चीज है, ये सब बात आप याद रखिएगा। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, 1934 से 1940 के बीच की घटना को एक बार पढ़िए, पढ़िए फिर याद करवाएंगे। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए? पढ़ लिए जी? है दीजिए तो। तू पढ़ती नहीं, हमको लग रहा है तुम्हारा चाल चरित्र पढ़ने वाला नहीं लगता हमको। चलिए आइए, आइए।
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1900। इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महासचिव आए जयप्रकाश। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया? कब आया है? मधुबनी पेंटिंग को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? डब्ल्यू जी। मधुबनी पेंटिंग को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता? भूकंप के बाद महात्मा गांधी बिहार आए थे। दानापुर रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत कौन किया? किस गांव के लोगों ने गांधी जी को बांस का लाठी दिया? मुंगेर के घोड़घट। कौन गांव के लोग? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1900। कहां हुई? कहां हुई? और इसके संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक 1936 में कहां हुई? कहां हुई? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किसने किया? किसने किया? 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का एक अधिकार पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल। और किसने इस अधिनियम को अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित कहा? जवाहरलाल। पूर्णतः सड़ा हुआ कहा? पूर्णतः सड़ा हुआ कहा? द्वैत शासन से भी बुरा है कहा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए? कब हुए? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1937 के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला? पूर्ण बहुमत। पहला, पहला, अरे नोट में दिया हुआ है देखिए ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है ये बात? कितने प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर? कितने प्रांत में? कौन कौन? 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कितने प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन नहीं कर पाया? कितने प्रांत में? कौन कौन? आए? सिंध, पंजाब और बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? कृषक प्रजा पार्टी। बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? कृषक प्रजा पार्टी। बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? फजलुल हक। बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? आए? पंजाब में कौन पार्टी की सरकार बनी? यूनियनिस्ट। पंजाब में कौन पार्टी की सरकार? पंजाब में कौन पार्टी की सरकार? पंजाब के प्रथम प्रधानमंत्री? पंजाब के प्रथम प्रधानमंत्री? सिंध के प्रथम प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श। अल्लाह। सिंध के प्रथम प्रधानमंत्री? बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री? बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री? संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री? ओडिशा के, मद्रास के, मध्य प्रांत के, मुंबई के, असम के। क्लियर है ये बात? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? मुसलमान मूर्ख था जिसने हिंदुओं से सुरक्षा की मांग की। हिंदू इससे भी मूर्ख निकला जो सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। किसका स्टेटमेंट है ये? मौलाना अबुल कलाम। कांग्रेस कितने माह तक शासन किया? 28। और कांग्रेस जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? 22 दिसंबर 1900। 22 दिसंबर 1900। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा रखे गए? लॉर्ड लिन। अगस्त घोषणा का संबंध किससे है? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू।
अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा महात्मा, क्लियर है इतना बात। चलिए तो होमवर्क जितना हुआ है उतना तो आप कर ही लिए हैं, क्या रिवीजन और कर लिए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। बायोलॉजी चैप्टर 3 खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलिए तब तो बढ़िया है। अब सुनिए सुनिए, अब इकोनॉमिक्स कल से शुरू होगा, बोले हैं ना। अब सुनिए, चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव संस्थान के एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया जाएगा। और है बोला जी है, फोन करके बोल दो अभी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देगा, ऑनलाइन भी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अपलोड होगा। भले आपका ऑनलाइन जुड़ा है या नहीं जुड़ा, उससे कोई दिक्कत ना है। आप जाइएगा, खोल करके देखिएगा, आपको ओपन हो जाएगा। वो फ्री रहता है, ऑब्जेक्टिव जो है फ्री रहता है, ऑब्जेक्टिव फ्री रहता है। आप जाकर के एप्लीकेशन पर टाइम गुजारिएगा, आपको मिल जाएगा। तो कितना क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3? 300। तो अच्छा ठीक है, एक दिन में नहीं दे रहे हैं, 2 दिन में दे देते हैं। देखिए अभी तक बायोलॉजी चैप्टर 1 और 2 होमवर्क दे दिए हैं, किए हैं ना आप लोग? बहुत लोग नहीं किए होंगे। जो नहीं किए हैं ऐसे टाइम पास करते रहिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। सबका रिजल्ट थोड़े होता है, सबका रिजल्ट नहीं होता है। तो कल का जो आपका होमवर्क है, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक 100 गो। एक दिन में 300 नहीं देंगे, 100 गो, 100 कम नहीं हो जाएगा। 100 या 150? 100 के पक्ष में कितने लोग हैं? 150 के पक्ष में, हाँ 150। चलिए 150 वाला जीत गया। तो कल का होमवर्क है बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक, और फिर उसके अगले दिन का होमवर्क होगा 151 से 300 तक, हाँ 302 तक, जो भी है 302 तक, समझ गए? तो आप लोग कर लीजिएगा ना, और कह दीजिए आज रात में 12 बजे तक अपलोड कर देगा। आज रात में 12 बजे तक हम अपलोड करवा दे रहे हैं, समझे? और एगो बात जानिए, एगो चीज और हमको जानकारी मिला है कि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ हमारा क्लास करते हैं, साइंस का क्लास नहीं कर सकते हैं, बाद में रोना पड़ेगा। हम अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं, 1275 में भी अनेकों एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जो हमारा क्लास करता था या करती थी, साइंस नहीं पढ़ता था, रिजल्ट पीटी में हुआ, मेंस में छटा गया है, छटा गई है। 2446 2213 में भी हम अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए ओवरऑल पूरे जीएस को आपको बेहतर बनाना है। आप जो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट, मिसलेनियस, बिहार, यानी जितना हम पढ़ाते हैं उतना पढ़ के ही आप रिजल्ट ले ले, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कटअप देख रहे हैं 70-75 जा रहा है, तो उसमें आप कैसे रिजल्ट ले लीजिएगा? तो एकदम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, साइंस भी आप लोग पढ़िए, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। अब बाद में रोइएगा तो जोन नहीं मिलेगा आपको रोने के लिए, समझे? और जो है इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। और लड़की लोग पहले निकलेगी, और हमको निकलने दीजिए, आप लोग बड़ी टाइम वेस्ट करते हैं, हमको निकलने दीजिए, हटिए। लड़की लोग इधर से निकल जाएगी, उधर गेट बंद है जी, खुला हुआ है, खुला हुआ है, लड़का लोग निकल जाइए उधर से। हाँ क्या है ऑनलाइन